की भाषा हिंदी है, तो उनकी ओर से रिक्वेस्ट आई है कि मैं कुछ अपने इस लेक्चर का भाग हिंदी में भी बोलूं, तो मैं प्रयास करूंगा। इस प्रयास में कितना सफल रहता हूं ये तो लाइव चैट देखने पे पता चलेगा। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो सरकमस्टांसेस बताता है जिनके तहत चेक डिसऑनर का, चेक अनादरण का मुकदमा पेश किया जा सकता है। इसके जो आवश्यक अवयव है वो यह है कि एक व्यक्ति ने ऐसा चेक दिया होना जरूरी है जो अपने खाते से, जो कि दूसरे व्यक्ति को कोई डेट या अदर लायबिलिटी, यानी कि कोई अदायगी की तरफ ये चेक दिया जाना आवश्यक है। खाताधारी जो है, जिसका चेक है, वो जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है, पेई की तरफ कुछ उसकी देनदारी है जिसके प्रति ये चेक दिया गया है। इस चेक को बैंक में चेक की तारीख से 3 महीने की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अब ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 2012 के पूर्व ये अवधि 6 महीने की थी, लेकिन उस 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत इसकी अवधि 3 महीने कर दी गई। इसी स्तर पर हम 138 की क्लॉज ए की लैंग्वेज अगर देखेंगे तो ये कहती है कि द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो 3 महीने की अवधि है, ये एक चेक के वैलिडिटी की अवधि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत अब कर दी गई है 2012 से। तो ये ख्याल रखना आवश्यक है कि चेक पर अगर कोई तारीख लगी हुई है तो उस तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर भीतर चेक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तीसरा इसका आवश्यक जो अंग है वो यह है कि इस चेक को प्रस्तुत करने के पश्चात जिस व्यक्ति के नाम पेई की चेक द्वारा, पेई की बैंक द्वारा इसे बिना भुगतान किए अनपेड लौटा दिया जाए किसी भी आधार पर, यह इंपॉर्टेंट है, या तो इनसफिशिएंट फंड यानी कि खाताधारी के खाते में आवश्यक रकम नहीं है उस चेक की अमाउंट को कवर करने लायक, या वो जो रकम चेक में लिखी गई है वो उस खाते में उपलब्ध रकम से अधिक है, या तीसरा हालात एक और हो सकता है कि बैंक से यदि खाताधारी का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट से अधिक रकम का वो चेक है। इन कारणों से यदि चेक बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है तो उसे डिसऑनर कहा जाता है। अब मैं अपने इस डिस्कोर्स के दौरान आपसे शेयर करूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके अलावा भी और ऐसे कई हालात बताए हैं जिसमें कि चेक डिसऑनर्ड माना जाएगा। जब चेक डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो धारा 138 के मुताबिक 38 के सब क्लॉज बी के मुताबिक जो पेई है उसे ड्रॉवर को 30 दिन की अवधि के भीतर भीतर लिखित नोटिस दिया जाना होगा, आवश्यक होगा, जिसमें कि चेक की राशि की मांग की गई है। यह सूचना दी जाएगी कि आप द्वारा दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित किया गया है, डिसऑनर किया गया है, और आप उस चेक की रकम का भुगतान करिए। इस भुगतान करने की जो अवधि है वो 15 दिन की है, और इस 15 दिन में यदि ड्रॉवर पेई को चेक की रकम देने में असमर्थ रहता है तो उससे 15 दिन के भीतर भीतर, उससे 30 दिन के भीतर भीतर, उस 15 दिन की अवधि से 30 दिन के भीतर भीतर इस्तगासा प्रस्तुत किया जा सकता है सक्षम फौजदारी न्यायालय में, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का
न्यायालय होगा। तो अब मैं आपको एक ब्रीफ प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। वो चेक के लौटाने जाने, चेक के डिसऑनर कर दिए जाने के पश्चात 138 एनआई एक्ट के मुताबिक 30 दिन के भीतर भीतर, ये 30 दिन कब होंगे? जिस दिन से पेई की बैंक उसे सूचना दे कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, आपने जो चेक प्रस्तुत किया गया था आप द्वारा वो डिसऑनर हो गया है, उससे 30 दिन की अवधि के भीतर भीतर पेई को पेई द्वारा ड्रॉवर को एक लीगल नोटिस दिया जाना आवश्यक है। ये लीगल नोटिस आवश्यक नहीं है कि किसी वकील के जरिए दिया जाए, ये पेई स्वयं भी दे सकता है। इस नोटिस की एक आवश्यक जो एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ द नोटिस है, जो कि वकीलों को भी ध्यान रखना आवश्यक है और न्यायिक अधिकारियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसमें ये दर्ज किया जाना नेसेसरी है कि चेक जो ड्रॉवर द्वारा दिया गया वो बैंक में प्रस्तुत किया गया। बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उसे जो ऊपर 138 के सब क्लॉज ए में 138 के सेक्शन 138 में जो रीजंस बताए गए हैं, उस रीजंस के कारण उस चेक का भुगतान नहीं हुआ और तत्पश्चात उस नोटिस में चेक की रकम की मांग की जाना आवश्यक है। लीगल नोटिस 15 दिन की अवधि का दिया जाएगा। ड्रॉवर को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आप इस डिसऑनर्ड चेक की रकम का भुगतान कर दीजिए। 15 दिन के भीतर भीतर यदि भुगतान कर दिया जाता है तो मामला वहीं समाप्त हो गया, उसके पश्चात कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है। लेकिन यदि नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के भीतर भीतर डिसऑनर्ड चेक की राशि का भुगतान ड्रॉवर द्वारा नहीं किया जाता है तो उस 15 दिन की अवधि के पश्चात आगामी 30 दिन के अंदर इस्तगासा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक विवाद का बिंदु पहले बहुत समय तक चलता रहा कि क्या एक बार नोटिस दे देने के पश्चात वो 30 दिन की अवधि प्रारंभ हो जाती है या नहीं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो मैं आपको आगे कुछ समय में आपके साथ शेयर करूंगा कि दूसरी बार भी नोटिस दिया जा सकता है, क्योंकि चेक उसकी जो वैलिड अवधि है उसके दौरान कितनी बार भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सेकंड नोटिस के आधार पर भी इस्तगासा प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि ये जब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मेरा ये मत है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से 3 माह की अवधि कर दी है चेक की वैलिडिटी की, उसके पश्चात ये सेकंड नोटिस के आधार पर इस्तगासा प्रस्तुत किया जाना बहुत ही मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से। चलिए, जब ये 30 डेज पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं आया, जब 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आया, तो उसके पश्चात आपको धारा 142 के मुताबिक इस्तगासा पेई को प्रस्तुत करना होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट या तो खुद उस मामले की ट्रायल कर सकता है या दूसरे किसी मजिस्ट्रेट जिसके पास उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन हो, उसको वो न्यायालय वो मुकदमा ट्रांसफर कर सकता है एज पर सेक्शन 143 ऑफ द एनआई एक्ट, which reads, ये मैं आपके साथ एक शेयर कर लेता हूं। Notwithstanding anything contained in CRPC, all offences under this chapter shall be tried by a judicial magistrate of the first class or by a metropolitan magistrate, and the provisions of section 262 to 265 of the said code shall as far as may be applied to such trials। इसका तात्पर्य यह है कि ये सारी ट्रायल्स समरी मैनर में किया जाना कानून आवश्यक मानता है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है। इसलिए सेक्शन 143 इटसेल्फ
ये कहता है, सब क्लॉज 3 कहता है कि इन मामलों की ट्रायल अति शीघ्र की जाएगी और यथासंभव एज फार एज पॉसिबल 6 माह के भीतर भीतर, कंप्लेंट प्रस्तुत होने से 6 माह के भीतर भीतर इसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन मामलों के निस्तारण में बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में कुछ न्याय निर्णयों में इन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण बाबत निर्देश दिए, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब इस्तगासा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तो न्यायालय उसकी लिमिटेशन, मेंटेनेबिलिटी के बारे में जांच करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और क्योंकि कंप्लेंट केस है इसलिए कंप्लेनेंट और उसके गवाहों की साक्ष्य ली जाएगी, दैट इज एविडेंस प्रीकॉग्निजेंस। अब क्योंकि समरी मैनर में ट्रायल करनी है और शीघ्र निस्तारण करना है, इसलिए सेक्शन 145 के मुताबिक ये साक्ष्य कंप्लेनेंट की और उसके गवाहों की हल्फनामे पे ली जा सकती है। सेक्शन 145 प्रोवाइड करता है। यह हल्फनामा इस्तगासे के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और कंप्लेनेंट यदि चाहे तो साक्ष्य के तौर पे हल्फनामा उसके पश्चात और भी विस्तृत हल्फनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब हल्फनामे के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत हो कि इस मामले में प्रथम दृष्टया सेक्शन 138 एनआई एक्ट का ऑफेंस बनता है, तो वह प्रसंज्ञान लेगा और मुलजिम को तलब किया जाएगा। मुलजिम के प्रस्तुत होने के पश्चात सेक्शन 144 सीआरपीसी में मुलजिम को समन जारी किया जाता है। यदि समन के आधार पर अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसके पश्चात जमानती वारंट जारी किया जाता है, और जमानती वारंट से भी यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे मामले में गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट भी इश्यू किया जा सकता है अभियुक्त की उपस्थिति निश्चित करने के लिए। तो इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन द कोर्ट और टू कंपेल द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन द कोर्ट व्हेन द एक्यूज्ड इज अवॉइडिंग द समन्स और द बेलेबल वारंट, the court may issue a warrant of arrest. Now, you may take note of the fact that the offense is bailable in nature. Yet, because the accused is avoiding appearance, in such a circumstance, the court can issue a non-bailable warrant. यदि समन्स तामील होने पर मुलजिम उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को खुद के बॉन्ड पर और जमानत के ऊपर रिलीज करेगा, और यदि नॉन बेलेबल वारंट इशू करने की नौबत आ जाती है, जैसे कि लंबे समय तक अभियुक्त अपीयरेंस अवॉइड करता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जेल में भी भेजा जा सकता है। अभियुक्त के उपस्थित होने पर सेक्शन 251 सीआरपीसी का प्रोसीजर इस्तेमाल में लाया जाएगा। अभियुक्त को आरोप सारांश सुनाया जाएगा। यदि वो आरोप सारांश स्वीकार कर लेता है तो दोषसिद्धि के तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, और यदि अभियुक्त आरोप सारांश स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी सूरत में अभियुक्त मुस्तगीज की साक्ष्य के लिए मामला रखा जाएगा। मुस्तगीज की साक्ष्य में जैसा हम पहले ये देख चुके हैं कि शपथ पत्र पर साक्ष्य, मुख्य साक्ष्य दी जानी है। एग्जामिनेशन इन चीफ इज टू बी ऑन एन एफिडेविट। विद दिस एफिडेविट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द चेक which has been dishonored, the bank slip regarding intimation of the reasons of dishonor, the notice which was given to the accused, and any other document. By any other document, I mean that there may be cases where there may be
agreements between the parties, written documents, written receipts. All these documents should be filed along with an affidavit. Now, I may make it clear. This is a very small technical issue that mere marking of the affidavit as an exhibit would be sufficient to constitute the same to be the evidence, the examination in chief of the complainant. यानी कि जब ये शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसके पश्चात इस शपथ पत्र पर सिर्फ एग्जिबिट मार्क कर देना ही काफी है। शपथ पत्र के ऊपर भी और इसके साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए उन पर एग्जिबिट मार्क कर देने से ये एग्जामिनेशन इन चीफ के मुख्य परीक्षण की तारीफ में आ जाएंगे। इसके पश्चात अभियुक्त को जिरह का मौका दिया जाएगा। अभियुक्त जो भी जिरह करे, कानून का रिक्वायरमेंट यह है कि समरी ऑफ एविडेंस होनी चाहिए, इसलिए जो वारंट प्रकरणों में लंबा प्रोसीजर जिरह का इस्तेमाल किया जाता है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा जिरह जब कर ली गई गवाह से, उसके पश्चात अभियुक्त को धारा 313 सीआरपीसी के तहत क्वेश्चन किया जाएगा। All the circumstances appearing against the accused in the evidence shall be put to the accused. In his statement under section 313 CRPC, his explanation shall be sought for. Now, before proceeding further, I would like to make one thing very clear and emphasize on that. When you are taking a defense, talking of defense theory, in cases under the provisions of the NI Act, it is very important what is the answer given to the notice under section 138 which has been issued by the complainant. My friends, view has now been taken that abstinence from giving a reply to the notice may be used as a circumstance against the accused. यानी कि यदि आप धारा 138 का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात उसका जवाब नहीं देते हैं तो वो अभियुक्त के विरुद्ध एक सर्कमस्टांस के तौर पर पढ़ा जा सकता है। अगर आप नोटिस नहीं देते हैं, तो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो बिलेटेड स्टेज पर सेक्शन 313 में जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसे अस्वीकार किया जा सकता है। तो मेरी ये राय है कि धारा 138 का जो नोटिस प्राप्त होता है उसके जवाब पर ही अभियुक्त की सारी डिफेंस का फाउंडेशन ले होता है। यहां पर डिफेंस का फाउंडेशन एक आम क्रिमिनल ट्रायल की तरह नहीं है, क्योंकि अभी जब हम और प्रोविजंस एनआई एक्ट के डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि एनआई एक्ट की ट्रायल और एक आम क्रिमिनल केस के ट्रायल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो है सेक्शन 139 के प्रिजम्पशन का। तो जब ये प्रिजम्पशन अवेलेबल है कंप्लेनेंट को, ऐसी सूरत में प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए बहुत ही मजबूत डिफेंस की आवश्यकता है, और यदि बचाव ये डिफेंस शीघ्र नहीं लेता है तो लेट स्टेज पर ली गई डिफेंस को माना जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। दोस्तों, यहां पर मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हो सकता है ऐसे भी मामले हों जिसमें नोटिस की तामील सही तौर पर अभियुक्त पर नहीं हो पाई। ऐसी सूरत में यह आवश्यक है कि आप जो भी आपकी डिफेंस की थ्योरी है वो कम से कम कंप्लेनेंट से जब जिरह की जाती है उसमें आप पूर्ण रूप से प्रस्तुत करें। मेरे सामने ऐसे
इवन एज ए लॉयर और एज ए जज ऐसे कई मामले आए जिसमें कि एक्यूज अपनी डिफेंस थ्योरी के आधार पर कंप्लेंट क्वैश कराने के प्रयास करते हैं और या कन्विक्शन हो जाने के पश्चात अपनी डिफेंस थ्योरी के आधार पर उस कन्विक्शन के जजमेंट को ओवरटर्न करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उन मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि जो डिफेंस थ्योरी बचाव साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा ली गई, उस डिफेंस थ्योरी का कहीं एग्जिस्टेंस ही 138 के नोटिस के जवाब में नहीं था, या कंप्लेनेंट और उसके साक्षियों को उसके संदर्भ में कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो ये एविडेंस एक्ट का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि यदि आप किसी साक्षी की साक्ष्य को चैलेंज करना चाहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना चाहते हैं, तो वो हालात जिनके आधार पर आप ऐसा करना चाहते हैं, वो हालात आपको उस साक्षी को जिरे में पुट करने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। जो चीज आपने किसी व्यक्ति को पूछी ही नहीं, जिस चीज के बारे में आपने किसी व्यक्ति को आगाह नहीं किया, उसी चीज या उसी हालात के आधार पर आप उसकी साक्ष्य को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी एसेंशियल that whatever defense theory you are planning to put forth in a trial under the Negotiable Instrument Act, that should be emphatically put in the reply to the notice under section 138 of the NI Act, or at least in the cross-examination conducted from the complainant and his witnesses. यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये करने से क्या हमारी डिफेंस प्रीमेच्योरली डिस्क्लोज नहीं हो जाएगी? तो दोस्तों, ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये केस वो है जिसमें कि हम प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर और द कंप्लेनेंट लॉ में प्रोवाइड करके देख के चल रहे हैं। तो जहां पर प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में प्रोवाइडेड है, उन हालात में ये आवश्यक है, अति आवश्यक है कि ये डिफेंस थ्योरी अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर ली जाए। डिफेंस थ्योरीज क्या क्या हो सकती हैं, ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। शायद किसी और दिन मौका मिलेगा तो अपन इस पर बात करेंगे, बट फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये डिफेंस अर्लीस्ट स्टेज के ऊपर लेना आवश्यक है। नाउ इसमें प्रिजम्पशन 139 का जो है वो बात करना चाहेंगे। It shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part. Now part liability के बारे में भी अगर वो चेक यूज किया जाता है तो यूज किया जा सकता है, ये मानने की, ये क्लियर करने की बहुत आवश्यकता है। कई मुकदमे ऐसे आते हैं जिसमें डिफेंस ये थ्योरी पुट करती है कि मेरी तो रकम ड्यू, फॉर एग्जांपल कहते हैं 5 रुपए थी और इसने चेक के अंदर 7 रुपए भर के और पेश कर दिया। तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 139 कंप्लेनेंट के फेवर में प्रिजम्पशन ले डाउन करता है। 148 फर्दर डिफेंस को एक हर्डल क्रिएट करता है। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस in a prosecution for an offense under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reasons stated in that section. तो ये भी डिफेंस नहीं है कि ड्रॉवर को ये पता नहीं था कि बाद में ये चेक पेश हो जाएगा और ऊपर बताए हुए कारणों से डिसऑनर हो जाएगा। So all presumptions are in favor of the holder. Right of rebuttal is of course available to the defense, but for that, my dear friends, it is absolutely essential that you take a strong defense at the earliest possible opportunity. Taking a good defense at the earliest stage would lend credence to your defense theory, और वो डिफेंस थ्योरी बिलीव करवाने में आपका जो प्रयास है वो शायद सफल रह पाए यदि आप ये अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर लेते हैं।
Now we come amendments which have been brought around in the act. Before discussing the judgments, I would like to refer to a few amendments which have been important amendments which have been introduced in the section in this 138 chapter 17. Section 147, the offences have been made compoundable without permission of the court. So if a good defense counsel feels that his client does not have a very strong defense or a very probable defense, then he would be well within his right to advise the client that, look here, friend, there is hardly any possibility that your defense will succeed. So better it is to pay up rather to face a prosecution, face a conviction, face a sentence. Even at the earliest stage, the application can be filed to compound the matter after a complaint has been filed in the court concerned. Belated offer of compounding a case could lead to the consequence of cost being imposed. यदि आप कंपाउंड करने में देरी करते हैं तो दामोदर एस प्रभु का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसके रेशियो के मुताबिक अभियुक्त को कंपनसेशन एडिशनल कॉस्ट पे करने का निर्देश दिया जा सकता है. पहले हालांकि इस मामले पर कुछ विवाद था कि क्या इज़गासे के दौरान अभियुक्त यदि चेक की राशि जमा करा दे या जो भी लायबिलिटी बनती है वो अगर रकम जमा करा दे तो क्या मुस्तगीस को यह मामला कंपाउंड करने के लिए बाध्य किया जा सकता है. नाउ इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. No one can be forced, no complainant can be forced to compromise the matter against his desire. Complainant ये कह सकता है कि नहीं, मेरी मंशा सिर्फ ये रकम प्राप्त करने की नहीं है, मेरा मामला बहुत लंबे समय तक इस अभियुक्त द्वारा लटकाया गया है, इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि इसे पूरी ट्रायल करके सजा दी जाए. बट जैसा आप जानते हैं कि अब हालात बहुत बदल गए, लाखों की तादाद में मुकदमे न्यायालयों में पेंडिंग है. इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस कंचन मेहता AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4594 में ये कहा है कि यदि अभियुक्त मुस्तगीस को ड्यूली कंपनसेट कर दे, वर्ड्स यूज्ड आर ड्यूली कंपनसेटेड, तो ऐसे हालात में कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्लोज कर सकता है. सेक्शन 258 CRPC रेड विद सेक्शन 143 ऑफ द NI एक्ट की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए. तो ये तो हुआ मामला कंपाउंडिंग का. अब एक प्रोविजन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है. आप जैसे मेरे लॉयर फ्रेंड्स और इवन जुडिशियल ऑफिसर सब जानते हैं कि इन मामलों में ट्रायल्स बहुत विलंबित करने का प्रयास किया जाता है. 50 तरह की एप्लीकेशंस लगती हैं, खूब समय न्यायालय का इसमें खर्च होता है एप्लीकेशंस डील करने में. तो निर्णय की स्थिति में पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता है. पहले जजमेंट लॉ से ये डायरेक्शन दिया जाता था कि अपीलेट कोर्ट सेंटेंस सस्पेंड करते समय पार्ट ऑफ द कंपनसेशन या फाइन पे करने का निर्देश अभियुक्त जिसे कि दोषित घोषित किया गया है, the accused who has been convicted and sentenced can be directed to pay a part of the compensation or the fine. इस पर वेरियस व्यूज थे. एक व्यू ये कहता था कि अपील इज अ कंटिन्यूअंस ऑफ ट्रायल, तो यदि आप अपील की स्टेज पर अभियुक्त पर ये एक बहुत टफ कंडीशन डाल देते हैं कि आप कंपनसेशन का अमाउंट करोगे, तो वो
वर्चुअली अपील का डिनायल हो जाएगा। और उसको अब लेजिस्लेचर ने 2018 का अमेंडमेंट के द्वारा जो सेक्शन 148 एनआई एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें बिल्कुल अब क्लियर कर दिया है और अपीलेट कोर्ट को ये पावर दी है कि अपील एंटरटेन करते समय 138 एनआई एक्ट में कन्विक्शन के विरुद्ध अपील एंटरटेन करते समय कम से कम कंपनसेशन या फाइन अमाउंट का कम से कम 20% राशि जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट सेक्शन 143A इसी स्टेज पर डिस्कस करना चाहेंगे, जिसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि जहां पर जिन मामलों में अभियुक्त नॉट गिल्टी प्ली